हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होगा हमारा आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वालिफिकेशन होती है, मेनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। मैंने पिछला जो डिटेल्ड वीडियो बनाया था 2019 के नोटिफिकेशन को लेकर के कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में क्या क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है और नोटिफिकेशन जो आता है किस प्रकार से आता है। देखो, अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए या अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म करने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हो, आप करना भी चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर 2019 के नोटिफिकेशन पे जो मैंने वीडियो बनाया उसको देख लोगे तो आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो, जब फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो बहुत संभावना रहती है कि पिछली बार जैसा ही हो, लेकिन उसमें थोड़ी मोड़ी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि एज के जो क्राइटेरिया उसमें तो चेंज आने ही वाला है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में कोई अंतर आए। इसीलिए जो 2019 का नोटिफिकेशन था वो आपके लिए बहुत रिलेवेंट था और उस पर डिटेल्ड मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया है। वो वीडियो बनाने के बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पार्ट था उसको मुझे लगा कि इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है अभी की स्थिति में, इसलिए मैंने उसको एकदम 1-2 मिनट में ही निपटा दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो काफी ज्यादा डाउट वाला सेक्शन है जिसमें काफी सारे डाउट क्लियर करने की जरूरत है। तो वो वीडियो को आए हुए ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए 4 दिन इंतजार इसलिए किया ताकि मुझे खुद उसमें जो बारीकियां हैं उसके बारे में मैं आपको एकदम परफेक्ट आंसर दे पाऊं। देखो, मैंने प्रॉपर रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये एकदम अप टू डेट जानकारी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आरआरबी एनटीपीसी फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 6 क्या रहनी चाहिए उसको लेके कोई डाउट बचेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर देखो वीडियो में कुछ कमी रहती है या आपको लगता है कि मैंने ये चीज पर कम प्रकाश डाला है या इस बारे में कुछ चीज बताना छूट गया है और आपको अगर उस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको कुछ वीडियोस में आपके कमेंट को पिन करके लोगों तक पहुंचा दूंगा। नेगेटिव कमेंट देने से अच्छा होगा कि अगर आप सुझाव देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसमें देखो, पहले जो क्वालिफिकेशन है यानी कि लेवल 4, 5, 6 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। तो इस बारे में मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री यानी बीएससी 3 साल का होता है, तो अगर 3 साल वाली कोई डिग्री जो 12th के बाद होती है या फिर 4 साल 5 साल वाली कोई भी, इट्स इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जो 3 साल से ज्यादा के जो डिग्री बैचलर डिग्री के कोर्सेज है वो सारे इसमें अलाउ है। ये उसके कहने का मतलब है। कोई ऐसा उसमें नहीं है कि डिप्लोमा जो है वो डिग्री के बराबर माना जाएगा, वो वैसा नहीं है। अगर 12वीं के बाद भी आपने डिप्लोमा किया है, भले वो डिप्लोमा 3 साल का है, लेकिन उसको इक्विवेलेंट टू डिग्री नहीं माना जाता। यानी किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स या कोई भी 4 साल की डिग्री जैसे कि बीटेक होता है, बीई होता है। तो 3 साल की डिग्री जो 12th के बाद आप जिस कोर्स में इनरोल करते हो वो 3 साल का होता है, डिग्री कोर्स होता है, तो वो इसमें अलाउ रहेगा। डिग्री को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। डिग्री में परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्लेन आपके पास कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बात खत्म। आप अप्लाई कर पाओगे, सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 12th की भी सारी पोस्ट के लिए बिना किसी लिमिटेशन के आप अप्लाई कर पाओगे। इस बात को अभी दिमाग में फिट कर लो। यानी आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, चाहे कोई भी परसेंट है, किसी भी स्ट्रीम से, तो ये वीडियो आप अभी पॉज करो, आपके लिए खत्म है ये वीडियो और आप यहां से बाहर जा सकते हो। आगे का वीडियो अगर आपको किसी को गाइड करना है, क्लैरिटी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो आपके लिए वीडियो कंटिन्यू रखो, ठीक है। लेकिन जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको ये वीडियो आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो सेकेंड क्वालिफिकेशन है वो है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ये मैंने आपको क्लियर किया। साथ में देखो, कोई कोई पोस्ट में लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश या हिंदी में होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए। देखो, टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए पहले से किसी सर्टिफिकेट की आपको वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ये आपका टेस्ट होगा, उसमें पास होना चाहिए, यानी आपको सीखना है और वहां पे परफॉर्म करके दिखाना है बस। टाइपिंग का कोई अलग से कोर्स की जरूरत नहीं है। टाइपिंग सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगी, या तो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, लेकिन पेपर बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है। हो सकता है मतलब आप जो चूज करोगे उसमें होगा। अब बात कर रहे हैं 12th के लिए, जिसको लेकर के मेजर डाउट थे। तो देखो, 12th वाले सेक्शन में क्या लिखा है कि 12th यानी +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन दी एग्रीगेट। इसको क्लियर करते हैं। अब वीडियो को कोई नहीं छोड़ेगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अभी जो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद जो बताऊंगा पूरे को मिला करके जो सार निकलेगा वो मतलब रहेगा। इस पॉइंट को बीच में देख के कंफ्यूजन की गुंजाइश मत रखना, ठीक है। देखो, +2 स्टेज क्या है बताता हूं। 10th आपने किया, 10th के बाद 2 साल की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 10th किया, उसके बाद 12th किया,
सारे केस अलग अलग बताऊंगा, वीडियो प्लीज ध्यान से देखना, आधे में कमेंट भी मत करना और आधा देख के छोड़ के डाउट भी मत लाना, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। 50% की लिमिटेशन कहां पे खत्म हो जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो केसेस वाइज समझते हैं। मान लीजिए आप 10th आपने पास किया, उसके बाद आपने सबसे पहले डिप्लोमा को लेते हैं, तो मान लीजिए आपने डिप्लोमा में इनरोल किया। डिप्लोमा 3 साल का जैसे पॉलिटेक्निक होता है, इस साल का, इस बार का मतलब इस टाइप का आपने 3 साल का कोई भी डिप्लोमा में अगर इनरोल किया, 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया, वो बाय डिफॉल्ट 12th और इसके इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें देखो क्या लिखा है कि +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट, यानी 12th है तब भी, इसके इक्विवेलेंट है तब भी, नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप 12th की एग्जाम दियो या 12th इक्विवेलेंट यानी कुछ करे हो आपने, यानी 10th के बाद डिप्लोमा किया है, उसमें अगर आपके 50% है, आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, और आपने सिर्फ इतनी ही पढ़ाई कर रखी है, यानी आपने डिप्लोमा ही कंप्लीट करके रखा है या सिर्फ 12वीं ही कंप्लीट करके रखी है, जिसमें आपके 50% या उससे ज्यादा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, 12th बेस पे आप फॉर्म भर पाओगे। कैटेगरी के नाम मैंने ले लिया क्योंकि आगे भी और चीजें लिखी है। अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 12th में 50% मार्क्स नहीं है या डिप्लोमा में 50% मार्क्स नहीं है, बात ध्यान से सुनो, 50% मार्क्स नहीं है मतलब लेट से 49% है 12th में या डिप्लोमा जो किया है उसमें, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन अगर वो SC ST कैटेगरी से होगा, लेकिन अगर वो बेंचमार्क डिसेबल यानी PWBD कैंडिडेट होगा, एक्स सर्विसमैन होगा, या फिर उस कैंडिडेट के पास कोई डिग्री होगी यानी हायर क्वालिफिकेशन होगी, तो उसके पास ये जो कंडीशन है 50% मार्क्स वाली, ये खत्म हो जाएगी। बात समझ गए? यानी मान लीजिए मैं एक लड़का हूं या एक कैंडिडेट हूं जिसके 12th में 49% है और मेरी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या जनरल है, ये मतलब यूआर है, तो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक कैंडिडेट हूं जो ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है या यूआर का है, जिसके 49% है 12वीं में या डिप्लोमा में, लेकिन मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है जिसमें मेरे कितने भी परसेंट हो, तो मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा। बात समझ गए? या फिर मैंने अगर सिर्फ 12th तक पढ़ाई करी है, मैं SC ST से हूं, मतलब 12th तक पढ़ाई करी, मेरे 45% है, और मैं अगर SC ST कैंडिडेट हूं या PWBD कैंडिडेट हूं, तो मैं या फिर PWD SC ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन हूं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। 50% वाली जो बाध्यता है वो यहां पर नहीं आएगी। मुझे लगता है अभी क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरा केस है ITI वालों के लिए। यानी देखो, ग्रेजुएशन करा है तो आपकी डिग्री विग्री से कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन करा है मतलब आप दोनों, हर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई करके रखी है और आप जनरल, ओबीसी, यूआर से हो, तो आपके लिए 50% की लिमिटेशन आएगी। बात क्लियर है? अगर SC ST हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है, PWBD हो कोई लिमिटेशन नहीं है, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी लिमिटेशन खत्म करना है तो ये चीज, SC ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, एक्स सर्विस कैंडिडेट और जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जितने लोग ये थे उनके लिए ये वीडियो खत्म। अब ITI वालों के लिए वीडियो बताता हूं। अगर मान लीजिए 10th के बाद आपने 2 साल की ITI करी है, ठीक है, सिर्फ अगर ITI करे हो तो आप 12th के इक्विवेलेंट नहीं माने जाते। ITI जब खत्म होता है तो उसके 1 महीने के अंदर एक दूसरा एग्जाम होता है जिसको कि हायर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको हायर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट करने के लिए 2 पेपर होते हैं। उसकी मार्कशीट की फोटो मैं यहां पे लगा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट आते हैं और किस प्रकार का वो एग्जाम होता है वो आपको दिखेगा। तो जो भी ITI कर रहा है उसको ये बात पता होगी। तो ITI के बाद आप चाहे तो तुरंत ITI के 1 महीने बाद वो एग्जाम दें, या फिर ITI करने के बाद में भी कभी भी आप दे सकते हो एग्जाम, जिसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है और एक आपका दूसरा टेस्ट होता है जो कि क्या होता है, इंटरप्रेनरशिप और स्किल टेस्ट कुछ होता है, वो होता है। उसका पेपर आपको देना पड़ता है जो सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा लिया जाता है, मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है उस बोर्ड के द्वारा वो एग्जाम लिया जाता है। अगर आप वो लैंग्वेज का टेस्ट और वो पास करोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ITI विथ 12th इक्विवेलेंट, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप 12th के इक्विवेलेंट हो जाते हो। लेकिन याद रखना उसमें भी 50% की बाध्यता तो आपकी तब भी रहेगी अगर आप OBC, EWS या UR कैंडिडेट हो और सिर्फ इतनी ही क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपके लिए ये बाध्यता तब भी रहने वाली है। बात समझ गए? यानी ITI कैंडिडेट को ITI के बाद वो जो एक अलग से एग्जाम होता है जिससे कि उसको 12th इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, वो बनाना जरूरी है। देखो, एक चीज बार बार भी हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है,
अब सेम चीज पे कमेंट अगर आएगा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को देखिए, समझिए, मैंने सारा केस समझा दिया। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, किसी को अगर वीडियो शेयर करोगे तो उसको बता देना कि भाई ये अभी जो मिनट हो रहा होगा स्क्रीन पर, इसके आगे का देख, तेरे को पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप आरआरबी एनटीपीसी की हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके मेडिकल स्टैंडर्ड ओके होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की लिमिटेशन क्या है वो नोटिफिकेशन में है, वो मैंने पिछला जो वीडियो बताया था उसमें दिखा है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप क्या है, @ADARSHACHOUDHARY96 ये सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, और वो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो चलो शुरू करो। देखो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, उसमें चाहे कितने भी परसेंट है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, आप आरआरबी एनटीपीसी की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है तो 12th में SC ST हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो कोई 50% वाली बाध्यता नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ 12th तक पढ़ाई करके रखी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपके कुल मिला के 50% आना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है 50% आना चाहिए, अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हो। आपने मान लीजिए 10th किया है, 10th के बाद कोई भी डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो आप इसमें एलिजिबल हो, बशर्ते आप अगर ओबीसी यूआर या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 50% उसमें भी डिप्लोमा में होने चाहिए, यानी 12th और जो उसके इक्विवेलेंट आप जो भी चीज करे हो उसमें आपके सब परसेंटेज जो है वो होने चाहिए। मान लीजिए कोई ने 12th भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, और उसके 12th में 50% नहीं है लेकिन डिप्लोमा में 50% है, तो आप क्या करोगे, 12th और इट्स इक्विवेलेंट से अप्लाई करोगे, और जो आपके डिटेल्स डालोगे उसमें आप डिप्लोमा की डालोगे। ठीक है, यानी आप डिप्लोमा बेस पे अप्लाई कर रहे हो, ये बात हो जाएगी। यानी आप 12th पे नहीं, 12th के इक्विवेलेंट वाले इस पे अप्लाई कर रहे हो। ये भी डाउट मुझे लगता है आ सकता था, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप SC ST से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी, तो आपको कोई भी चिंता नहीं, आप सारे अप्लाई कर पाओगे। ITI कैंडिडेट का बता दिया, अगर आपने 10th किया उसके बाद सिर्फ ITI किया है तो आप 12th के इक्विवेलेंट नहीं माने जाते, जबकि ITI के बाद आपको एक दूसरा एग्जाम देना होता है जो सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा लिया जाता है। आपके ITI इंस्टीट्यूट में ये पता होगा, काफी लोगों ने दे भी रखा होगा। तो उसमें क्या होता है, एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है जो या तो हिंदी होगा या इंग्लिश, जिसको आपको पास करना होगा, और एक इंटरप्रेन्योरशिप और स्किल का कोई पेपर होता है वो पास करना पड़ेगा, और आपके उसमें 50% मार्क्स आने चाहिए। उसमें मतलब टोटल मिला के ITI और उसको मिला करके जो परसेंटेज आपके बनेंगे वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना डिटेल में, जितना ज्यादा बार एक्सप्लेन कर सकता था, जितने केसेस में एक्सप्लेन कर सकता था, वो सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के मैंने कर दिए हैं। यानी आरआरबी एनटीपीसी में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के इससे ज्यादा डाउट आपको नहीं आने चाहिए। अब फिर भी कोई ऐसा एक्सट्रीम केस बनता है जिसमें कि मैंने जो बताया उससे फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो अगर कमेंट करेगा, मुझे लगेगा कि वो सही में मेरे बताए के अलग है, तो मैं रिप्लाई करूंगा। और जो लोग सिर्फ वैलिडिटी के लिए कि यानी कि मैंने जो चीज एकदम वीडियो में एक्सप्लेन करी, समझा दिया, एकदम सेम चीज कमेंट में भी मेरे तरफ से यस वगैरह सुनना चाहते हैं, तो मुझे माफ करना, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाता इसलिए ताकि आपको सारी चीज अच्छे से समझा सको। कमेंट में रिप्लाई करने में एक बार क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको बताऊं, कमेंट में जितना डिटेल में वीडियो उतना डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको जो आंसर दूंगा उसका कुछ भी मतलब निकल सकता है, या इर्द गिर्द में कुछ भी मतलब निकल सकते हैं, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का डर रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट में या जब कोई पूछता है मुझे और सेम चीज बता होता है कि आप प्लीज वीडियो देख लो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जो भी जेन्युइन डाउट है वो कमेंट करके बताना, और जो भी आप चाहते हो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मेरी तरफ से मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना करके आपको जल्दी से जल्दी उस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।